गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास के जो भी विगत वर्षों में पूछे गए एमसीक्यूज हैं, उसकी आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो मैंने ये प्रयास ये किया है कि अब तक जो है पूछे गए प्रश्न होंगे, यानी कि चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या हमारे यूपीएससी या सीडीएस ईपीएफओ या असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे सो दैट कि आपको भी समय मिलेगा। और जब मैं भी जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करूंगा, तो आप भी देखिए कि मुझसे भी क्या गलती होती हैं, ताकि आपको भी जो है सीखने और समझने का मौका मिले। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पैलियोलिथिक एज को देखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ सो दैट कि आप भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो पाषाण युग की विशेषताएं क्या हैं, उससे जो है अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यूपीएससी में इनकी विशेषताओं यानी कि कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो या फिर सीएपीएफ या आपका सीडीएस या फिर जो है ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट आधारित जो है पूछे जाते हैं, जबकि जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तथ्यात्मक प्रश्नों की जो है मांग ज़्यादा होती है। तो उस लिहाज से आपको जो है चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना है, ताकि आपके फैक्ट और साथ साथ कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी आपके क्लियर होते जाएं। तो अगर हम पाषाण युग की बात करें तो हम पाषाण युग को मूलतः तीन भागों में बांटते हैं, है ना। पहला है जिसे हम लोग पुरा पाषाण बोलते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण, और फिर है नव पाषाण। तो आमतौर पर आपको जो है पुरा पाषाण एज में तीन क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा आ जाता है इसके ही अंदर मध्य पुरा पाषाण काल, एंड फिर आपको सबसे बाद का टाइम पीरियड जिसे हम लोग बोलते हैं तो उसे हम उत्तर या फिर उच्च पुरा पाषाण काल बोलते हैं। ये हमारा जो है टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक एज का, यानी कि खास तौर पर अ, बात करें तो अर्ली ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो हमें जो है इस टाइम पीरियड में होता हुआ नजर आता है। तो स्पेसिफिक आपको इस टाइम पीरियड की विशेषताएं पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत में जो है आदि मानव एक प्रकार से खाद्यों का संग्रह और साथ ही साथ जो शिकार था वो जो है सबसे उसका प्रोमिनेंट हिस्सा था उसके जीवन का, उसके लाइफ का। तो शिकार के उद्देश्य से शुरुआत में जो उपकरण उसने प्रयोग में लाए वो खास तौर पर पत्थर के औजार थे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इवॉल्व होगा मानव, तो उस पत्थर के औजार को जो है शार्पनेस उसका करता जाएगा, यानी कि उस पत्थर का औजार शुरुआत में जो पत्थर का इस्तेमाल करेगा वो जो पत्थर होंगे वो बड़े और कोर टूल्स होंगे, है ना। उसी प्रकार से जैसे ही जैसे उसको और थोड़ा समझ में आएगा कि नुकीली चीज़ों से जो है वार करना और नुकीली चीज़ों से जो है किसी भी चीज़ को फाड़ना, ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो ऐसे में वो जो है पत्थरों के ही जो है उसको तोड़ेगा और तोड़ करके उससे कुछ छेदनी विदरनी इस टाइप के जो है इक्विपमेंट बनाना शुरू करेगा। तो ऐसे में जो है आपको ये जो टाइम पीरियड है वो खास तौर पर इसी टाइम पीरियड का हिस्सा माना जाता है। जो मिडिल पेलियोलिथिक एज है उसमें बेसिकली अब मनुष्य जो है पशुपालन जो है करने लगता है। तो पशुपालन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, खास तौर पर जब आप पशुपालन करते हैं तो ऐसे में कुछ जानवरों को रखता भी है साथ, जो मानव है वो कुछ जानवरों को अपने पास रखता है। अब इसमें पशुपालन में वो उसकी दो टाइप से जो है पशुओं का जो है इस्तेमाल करता था। एक तो अपनी आसपास की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ समय आए तो वो जो है उस को खा भी सकता था। तो इस लिहाज से जो है मानव का ये जो मध्य पाषाण काल वाला पीरियड है जिसे हम लोग मीजोलिथिक पीरियड बोलते हैं, तो इस पीरियड में आपको जो है मानव शिकार करता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ पशुपालन करता भी नजर आएगा। जबकि आप नव पाषाण काल में देखते हैं तो मानव बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। आप शुरुआती पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो आपको जो है
रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या नियंत्रथैल जैसे मानव आपको देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हो रहा है। जबकि आप नवपाषाण काल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर होमोसेपियंस सेपियंस जो है, इस टाइप की जो है स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने विकसित मानी जाती है ज्ञान के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में आते आते मानव पहिए की खोज कर कर लेगा या पहिए से उपकरण बनाने लगेगा, और धीरे धीरे वो स्थायी बस्तियों की तरफ जो है बढ़ना शुरू करेगा। देखिए, एग्रीकल्चर अगर होगा तो आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर के लिए आपको सस्टेन करना पड़ेगा, एक जगह पर रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर जो है मानव हैबिटेट बनाएगा धीरे धीरे, और आसपास जो है जब भी फूड प्रोडक्शन होगा तो कुछ सरप्लस अमाउंट में बचेगा, तो उसके लिए जो है फिर वो धीरे धीरे स्टोर करना भी जो है शुरू कर देगा अनाज को। और ऐसे जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन आप लोग देखते हैं। इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में यहीं से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दो टाइम पीरियड और आपको देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, और महापाषाण मेगालिथिक जिसे कहते हैं। तो आपको पता होगा जो मेगालिथिक है, ठीक है, मेगालिथिक जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, खास तौर पर जब आप बात करेंगे साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में बेसिकली ये प्रीडोमिनेट आपको करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो है दरअसल क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों से जो है दफन हमें समाधियाँ स्थल मिलते हैं, जिन्हें हम बरियल्स भी बोलते हैं। तो ऐसे बरियल्स को जो है कई प्रकार से जो है यहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता था। तो इस लिहाज से इस टाइम पीरियड को हम लोग मेगालिथिक बोलते हैं। वहीं अगर आप उत्तर भारत में इस टाइम पीरियड में देखें तो आपको जो है आयरन की डिस्कवरी होती हुई नजर आएगी। तो ये डिफरेंस है खास तौर पर, कि जहाँ पर आयरन वहाँ पर खोजा जा चुका था, जबकि नीचे की तरफ यानी कि साउथ इंडिया की तरफ जो है अभी भी लोग मेगालिथ्स जो है कल्चर में जी रहे थे। ताम पाषाणिक युग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का कार्यकाल है। यानी कि नदर्न इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, शुरुआत में जो ग्रामीण सभ्यता थी उसका जो विकास हमें देखने को मिलता है, वो हमें ताम्र पाषाणिक जो है इलाकों से देखने को मिलता है। तो मूल मूल तौर पर आपको पता होगा कि जोरवे कल्चर है, मालवा कल्चर है, एक और कल्चर देखने को मिलेगा जहाँ पर इनाम गांव और इस तरीके की बस्तियाँ थी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहाँ ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य तो आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर कारखाने मिल रहे हैं जो कि कॉपर से रिलेटेड जो है कई सारे उपकरण बनाना मानव सीख रहा। तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड था, सो दैट कि अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब जो है हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पहला क्वेश्चन गौर करिएगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि पुरापाषाणिक औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि कर्नाटक के गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो इसामपुर एक साइट है, जहाँ पर हमें आज पत्थर के औजारों के निर्माण का एक विख्यात केंद्र देखने को मिलता था, जो कि कामता हल्ला नामक नदी की मतलब जो भी छोटी सी सरता थी, मौसमी सरता, उसके किनारे अवस्थित था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पुरापाषाणिक ब्लेड एक चपटा औजार होता था, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी से अधिक होती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो दरअसल सीडीएस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। आमतौर पर आपको विशेषताओं पर आधारित जो है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये खासियत है आपकी, ये जो यूपीएससी कंडक्ट जो भी एग्जाम्स कराती है। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की विशेषताएं क्या हो सकती। अब सोचिए, अर्ली टाइम पीरियड चल रहा है, अर्ली मैन का टाइम पीरियड। तो अर्ली मैन बेसिकली कहाँ पर रहता होगा? या तो वो जो है केव में बसर कर रहा होगा, या फिर रिवर के किनारे जो है आपको सरवाइव करता हुआ नजर आएगा या रहता हुआ नजर। तो यही जो है लॉजिक से जो है इस चीज़ को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कर्नाटक में आपको ये साइट पता होनी चाहिए, ठीक है। इसामपुर साइट जो कि पैलियोलिथिक साइट है एक, और लोअर पैलियोलिथिक साइट है खास तौर पर अगर आप ध्यान दें तो। वो जो है आपको ये जो कामता हल्ला रिवर दी गई है, एक्चुअली इसी की जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है जो हुमसी रिवर है उसकी। तो हुमसी रिवर, हुमसी एक साइड है, और उसकी जो है ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है कामता हल्ला। तो इस रिवर के आसपास ही जो है इसामपुर साइट है, खास तौर पर यहाँ पर लिखा भी है कि आपको स्ट्रीम के किनारे देखने को मिलती है।
दूसरा कहा गया है कि ब्लेड एक चपटे औजार होते हैं जो कि जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से। अब देखिए ब्लेड क्या होता है, ये भी जान लीजिए। मान लीजिए ये एक एक स्टोन टूल्स है, पत्थर का उपकरण है। तो शुरुआती दौर में जो है मनुष्य जो है कोर टूल्स का इस्तेमाल करता था, इस टाइप से पूरा का पूरा पत्थर को ही जो है फेंकता था या उसको ही जो है इस्तेमाल में लाता था। फिर उसे पता चला कि जो है इसको अगर हम काट दें या छोटा सा दो पत्थरों को लड़ाएं तो उससे कुछ ऊपरी भाग हिस्सा निकल आएगा। तो उसी भाग को हम लोग जो है, अगर वो पहना हो तो उसी भाग को हम लोग जो है ब्लेड बोल देते हैं। तो इसकी आम तौर पर जो है चौड़ाई देखिए उसकी लंबाई से क्या है, कम है कि नहीं? तो दोगुने से भी कम है। तो यही जो है स्टेटमेंट भी पूछा गया है कि जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो ये इस लिहाज से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, जो इसामपुर साइट है वहाँ पर जो है पत्थर के औजारों का एक विख्यात केंद्र है, यानी कि वो जो एक साइट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें स्टोन टूल्स मिलते हुए नजर आए हैं। कामता हल्ला एक छोटी सी मौसमी नदी है, ठीक है, जो कि उसके बाएं तट पर स्थित है। इसकी जो खोज है वो के पांड्या के द्वारा की गई थी 1983 में। अक्सर पूछता है ये कि कौन से पुरातत्व स्थल की किसने खोज की थी, एक्सकवेशन के मेन डेट क्या है, टाइमलाइन क्या है, तो वो भी जो है आप बताना पड़ता है। इस लिहाज से भी उसको ध्यान रखना। यहाँ पर दरअसल क्या है कि प्रारंभिक एल्यूशियन संस्कृति और साथ ही साथ जो पूर्ण तिथि के प्रमाण हैं वो हमें जो है प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो इसामपुर में जो है उपकरण बनाने के कच्चे माल के समीप लोग निवास करते थे, ये भी हम जो है देखा। और पशु जो है जीवाश्म अवशेष भी मिले हैं, जंगली मवेशियों के, चाहे वो घोड़ा हाथी हिरण हो, उनकी भी जो है हमें संकेत मिले हैं, उनके जो है हमें हड्डियों के जो है एविडेंसेस मिले हैं। एल्यूशन संस्कृति में जो उपकरण हुआ करते थे, ठीक है, उसमें हस्त कुठार था, विदर्णी था, खंडक था, छिद्रक था और ब्लेड। ये जान लीजिए कि जैसे हस्त कुठार है, हस्त कुठार मतलब जो हम लोग जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, तो कुल्हाड़ी को ही जो है हिंदी में हस्त गए क्यों, चूंकि वो हाथ से चलाई जाती थी, शुरुआती मानव जो है हाथ से जो है कुल्हाड़ी को चलाता था, इसलिए उसे हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स बोला जाता है। बिदारणी एक प्रकार से काफी पैना होता है जिससे कि हम लोग खुरचते हैं, उसे हम बिदारणी बोलते हैं। खंडक जिससे हम खोदते हैं, या छिद्रक जिससे हम लोग छेद करते हैं, है ना। तो ब्लेड जो है जिससे हम लोग कुछ चीज काटते हैं। तो ये मेन टूल्स हुए थे जो कि हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो बड़े उपकरणों में जो है क्या होता है, ये सारे के सारे जो है ब्लेड में एक चपटा उपकरण होता है जैसे कि मैंने बताया था, और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, अधिक होती है। ये एक लॉजिक है, आमतौर पर आप भी देखेंगे, उसके बेसिस पर जो है ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। आपको साइट के बारे में डिटेल में थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक साइड की। इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काम आते हैं, ताकि आप साइट से अवेयर हो जाएं। साथ ही साथ जो भी आसपास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है अब ये साइट ना आए इस्लामपुर, लेकिन अगर न्यू कोई साइट डिस्कवर हो तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास की रिवर स्ट्रीम वहाँ से कोई गुजर तो नहीं रही। क्योंकि क्या है कि देखिए अर्ली मैनम जैसे कि मैंने बताया कि गुफाओं में रहा करता था और साथ ही साथ रिवर्स में रहा करता था, रिवर्स के आसपास रहा करता था। तो ऐसे में जो है इस लिहाज से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, नेवासा, इसामपुर, डिडवाना और गुडियाम गुफा। तो ये आपको साइट्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसामपुर जो साइट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, कर्नाटक में देखने को मिलती है, राइट। नेवासा जो है वो एक प्रकार से साइट है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये एक ताम्र पाषाणिक साइट है, ठीक है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर हम लोग आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस दो से अगर हमें देखिए डिडवाना पता नहीं है या गुड़ियाम गुफा पता नहीं है, बट इसामपुर और नेवासा पता था। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, अगर हम बी को देखें तो बी का जो फोर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और ए का देखिए, ए में भी आपको तीनों जगह पर तीन तीन नज़र आ रहा है। यानी कि अब आपको एक चीज़ क्लियरली तरीके से पता होना चाहिए कि डिडवाना कहाँ पर है। तो मैं बताऊं, डिडवाना जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा।
तो राजस्थान में जो है एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर जो है आपको डिडवाना साइट देखने को मिलती है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये एक हड़प्पन साइट है जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से अगर हम सी का 1 लगाएं तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि गुडियम गुफा कहाँ पर है, आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन पॉटरी है उससे रिलेटेड आपको जो है निम्नलिखित कथनों में से सही का उत्तर देना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला कि जो उत्तरी कृष्ण उपयुक्त जो मृदभांड है, जैसे हम लोग जो है नदर्न ब्लैक पॉटरी या पॉलिश पॉटरी बोलते हैं या बियर बोलते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार का एक जो मृदभांड है वो हमें 600 बीसी यानी ईसा पूर्व जो है भारत के पुरातात्विक स्थलों से हमें मिलना शुरू होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है कि चित्रित धूसर मृदभांड जिसे हम लोग पेंटेड गिरेवेयर बोलते हैं, उस मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो कि संगम टाइम पीरियड के आसपास दक्षिण भारत में पूरे भूभाग में हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि जो गौरिक मृदभांड है जिसे हम लोग ऑक्योर कलर्ड पोएट्री या फिर जिसे गेरुआ मृदभांड बोलते हैं, वो केवल और केवल दक्षिण भारत में आपको स्थित देखने को मिलता है। और लास्ट जो है स्टेटमेंट है कि कृष्ण एवं लाल मृदभांड जिसे हम लोग ब्लैक एंड रेड बेयर बोलते हैं, वो नवपाषाणिक स्थलों पर कभी नहीं मिले हैं। तो ये जो है आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आई गेस आप लोग भी जो है समझ चुके होंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो आप लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, इसमें कह रहा है कि कहीं नहीं जो है आपको देखने को मिलते हैं नवपाषाणिक स्थलों में। तो ये कहना गलत है, क्योंकि आमतौर पर ब्लैक एंड जो रेड बेयर है वो हमें अक्सर जो है देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि वहीं से जो है डेवलपमेंट शुरू होता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत है वहाँ पर रेड बेयर मिलता है। तो उससे पहले जो है ब्लैक एंड रेड बेयर जो है आपका स्टार्टिंग फेज में न्यूलिथिक एज में ही जो है देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है, राइट। दूसरा देखिए, अब ये जो गेरुआ मृदभांड है वो बेसिकली आपका चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड का एकदम प्रीडोमिनेट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ की जो भी साइट हैं, तो आप बता सकते हैं कि या फिर आपको ये जानकारी होगी, तो दक्षिण भारत में खास तौर पर ये बहुत हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है कि केवल और केवल दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से भी जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। दूसरा देखिए चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें, पेंटेड ग्रेवियर। ये जो पेंटेड ग्रेवियर है वो आपको संगम काल के आसपास जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आयरन एज की डिस्कवरी के आसपास में जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसी दरमियान जो है आपको पेंटेड ग्रेवियर देखने को मिलते हैं, जब आर्यंस जो है गंगा वैली की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लास्ट स्टेटमेंट देखिएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट देखिएगा कि जो NBPW है यानी कि नदर्न ब्लैक पेंट पॉलिश्ड बेयर, तो ये खासियत है हमारे बुद्धा टाइम पीरियड की। तो 600 BC के आसपास जो है आपको पुरातात्विक स्थलों में ये देखने को मिलते हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाता है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व में बुद्धा टाइम पीरियड में ये मृदभांड आपको विशेष तौर पर देखने को मिलता है, NBPW। इसके अलावा ये संकेतक है जो सेकंड अर्बनाइजेशन है, यानी कि तो बहुत सारे महाजनपद जब टाइम पीरियड में इस इवॉल्व हो रहे थे, तो उस दरमियान जो है आपको NBPW जो है देखने को मिलती है। चित्रित धूसर मृदभांड मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गंगा वैली के आसपास जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। गौरिक मृदभांड ये विशेषता रही है, गंगा वैली के आसपास तो रही है, साथ ही साथ ये चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में भी आपको प्रीडोमिनेटली देखने को मिलता है। लोहित मृदभांड ये प्रागैतिहासिक काल की विशेषता रही है, ठीक है। तो ये कहना कि कहीं नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये सीडीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विविधता आपको देखने को नहीं मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे भारत में एक सम्मिश्रित एक रेखीय ढंग से एक समान विकसित है। अब आप लोग स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं। दरअसल मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो भी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, इस दौरान हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, वो बेस्ड ऑन हमें पाषाण या स्टोन टूल्स के ही जो है आधार पर जो है हमें देखने को मिलता है, जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, राइट। या तो हमें हड्डियों के औजार देखने को मिलते हैं, या फिर धीरे धीरे हमें पत्थरों के जो साइज है वो आपको घटती जो है चली जाती है। और फिर जो है एक टाइम पीरियड में आपको कॉपर देखने को मिलता है, और फिर जो है आपको टिन के साथ में जो है जब कॉपर को मिला दिया जाता है तो आपको कांसा देखने को मिलता है। तो इस आधार पर ये जो स्टेटमेंट वन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन दूसरा देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई हमें क्षेत्रीय विविधता देखने को नहीं मिलती, जबकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट युगों में खास तौर पर, चाहे आप पैलियोलिथिक देख लीजिए या फिर जो है मेसोलिथिक देख लीजिए या न्यूलिथिक देख लीजिए, तो उस टाइम पीरियड में आपको औजारों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ वहाँ के जो साइट्स हैं उनमें भी आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इस हिसाब से इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विभिन्न युगों की जो पाषाण युग संस्कृति है वो पूरे भारत में एक समान रूप से ढली हुई ये देखने को मिलती है। तो दरअसल ये भी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग टाइम पीरियड में अ, आपको अलग अलग टाइप के महाद्वीपों में, या मतलब कहें इस महाद्वीप में अलग अलग जगहों पर जो है कल्चर डेवलप होते हुए नज़र आते हैं, या जो भी पत्थर के औजार हैं वो हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से एक समान रूप से भी ये नहीं विकसित हुई है। तो अब इसके आधार पर ओनली स्टेटमेंट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ईपीएफओ 2023 में पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया है कि 19वीं सदी में पुरातत्वविदों के कार्यों के संबंध में विभिन्न निम्नलिखित प्रेक्षणों में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट पूछा है कि नॉट करेक्ट, राइट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कि जो पहले निदेशक रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, उनका मानना था कि भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव से शुरू होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार आमतौर पर नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन की पद्धति अपनाई गई, और साथ ही साथ स्तर विन्यास की उपेक्षा की गई है। ठीक है, स्तर विन्यास क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं जो भी एक्सकेवेशंस होते हैं वो आपको इस टाइप से, मान लीजिए कोई टीला है तो वो आपको देखने को मिलता है। सबसे नीचे जो टीला होता है वो सबसे जो है आपको बाद का टाइम पीरियड का देखने को मिलता है, जो सबसे ऊपर का टाइम पीरियड होता है सबसे नवीन देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि नियमित क्षैतिज इकाइयों में के साथ साथ उत्खनन की पद्धति अपनाई गई और स्तर विन्यास की उपेक्षा की गई है। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, जो व्हीलर हैं वो बोलते हैं कि क्षैतिज रेखाओं के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना गया था। और लास्ट स्टेटमेंट है कि अमलानंदन घोष ने पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियों के बीच में समानताओं को पहचानने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है। अब इसमें आपको जो नाम पर्सनालिटीज़ के दिए जा रहे हैं वो खास तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। खास तौर पर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक महानिदेशक भी थे। ठीक है। जॉन मार्शल, ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको इंडस वैली 1921 के टाइम पीरियड की बात है, जब वो जो है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने। जो मार्टिमर व्हीलर हैं, ठीक है, इन्होंने कई सारे तथ्य रखे थे अपने, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने पर आधारित थे, कि या जो आर्यंस थे वो किस तरीके से आए, इन्होंने जो है अपना राय व्यक्त की थी। इसके अलावा देखिए, अमलानंदन घोष जो हैं उन्होंने इन दोनों के बीच में
समानताओं को पहचानने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो दरअसल क्या है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही जो है ये डिस्कवर किया था कि इंडस वैली सिविलाइ यानी कि भारत का जो इतिहास है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू ना होकर के और भी जो है पहले से शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट इनका गलत हो जाता है। इसलिए जो है आप पहला स्टेटमेंट को गलत मान सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं था, यही हमें चुनना था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एल लॉन्गहर्ट्स, ठीक है, रॉबर्ट सोएल, जेम्स वर्गेस और वॉल्टर इलियट, इनकी ये किस गतिविधि से जुड़े थे ये आपको पता होना। ये 2023 में आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से लेकिन आपको कुछ पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए थी, जैसे कि ए एल लॉन्गहर्ट्स के बारे में आपने सुना हो या अलेक्जेंडर री के बारे में आपने सुना हो। ये देखिए, तो ये दो व्यक्ति जो थे वो आपको विलियम जोन्स के आसपास और साथ ही साथ जेम्स प्रिंसेप के जो है आपको टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं, अलेक्जेंडर री और लॉन्गहर्ट्स, ठीक है, ए एल लॉन्गहर्ट्स। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो इसलिए जो है इनको कहा जाता है कि ये आर्कियोलॉजिकल एक्सहिबिशंस करते थे, ठीक है। तो ये उन गतिविधियों से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक है, ये लोअर पैलोलिथिक का टाइम पीरियड का क्वेश्चन है कि कौन से तथ्य इसमें से सही है वो आपको बताना है। पहला है कि वे लोग पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वो लोग कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, वो लोग पशुपालक थे, और वो लोग स्मॉल रॉक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, स्मॉल रॉक टूल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल की एक खास विशेषता है, जिसे माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल अभी नहीं कर पाएंगे, वो शुरुआती फेज में है ना, डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है। तो ऐसे में पत्थर का जो आकार होगा वो एकदम आपको कोर आकार देखने को मिलेगा, जैसा पत्थर उठाया और उसी से जो है काम में लेने लगे थे, ठीक है। और इस दरमियान आपको पशुपालन नहीं देखने को मिलेगा। पशुपालन आपको जो है मीजोलिथिक की एक विशेषता है, ठीक है। वहाँ पर जाकर के मीजोलिथिक टाइम पीरियड तक आते आते मानव जो है पशुपालक हो चुका था, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म आपको निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? तो ये बात आप लोग गौर करिएगा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में खास तौर पर नर्मदा वैली है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो अस्तित्व है वो आपको भारत में नर्मदा वैली के आसपास जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नर्मदा वैली के ही आसपास आपको हथनौरा एक साइट देखने को मिलेगी। वहाँ पर हमें अर्ली मैन की खोपड़ी मिली हुई है एक्सकेवेशन में, ठीक है। तो इस वजह से हथनौरा आपको प्रागैतिहासिक मानव काल के प्राचीनतम जीवाश्म का पहला स्थान देखने को मिलता है। ये देखिए, आपको फलक कल्चर के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो फलक कल्चर है, ठीक है, तो वो आपको विशेष तौर पर ये जो मिडिल प्री स्टोन एज है उसका जो है आपका एक भाग होगा। अब ये फलक संस्कृति क्या होती है? देखिए, शुरुआत में जब पूरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि वो लोग कोर टूल्स का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि जो है इस कोर पत्थर को जो है या ये जो भी चूना पत्थर के खास तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने जो है जब पत्थरों को आपस में लड़ाया तो उससे जो है उनके कई सारे जो है टुकड़े हो गए पत्थरों के। तो कुछ इस शेप में कुछ चीज़ें निकली, कुछ इस शेप में चीज़ें निकली, तो इनको ही जो है सल्क कहा गया या फलक कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसी के नाम पर जो है मिड प्री स्टोन एज को जो है फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। ये देखिए, दो क्वेश्चन है आपके। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की जो खोज है वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, ठीक है।
तो पूछा ये गया है कि ये कौन थे। ठीक है, तो ये बॉटनिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे या हिस्टोरियंस थे। तो ये जो है आपको आर्कियोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से कब जो है इन्होंने खोज की थी, तो 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट ने खोज की थी। ठीक है, सोहन वैली के आसपास जो है आपको पहला जो हैंडेक्स है, इन्होंने क्या खोजा था? हैंडेक्स, सॉरी, हैंड एक्स। तो हाथ से चलने वाला जो कुल्हाड़ी होती है, उसको जो है इन्होंने खोजा था। तो पहला एक पूरा पाषाणिक टूल्स है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातात्विक प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का जो है फादर किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। ठीक है, तो इन्हें ही जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? उनको जो है फादर ऑफ पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है फादर कहा जाता है, या भारत में नींव रखने वाले वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। जैसे कि ये भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये इसमें जो है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज़ें दी भी हैं कि पल्लवरम मद्रास के, माफ़ करिए सोहन वैली बोल दिया था मैंने। ठीक है, तो मद्रास के पल्लवरम के निकट जो है 1863 में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण जिसे हम लोग हैंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसकी खोज जो है आपको रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट ने की थी। ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक यानी कि जूलॉजिस्ट भी थे और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो इसी का लिहाज से इन्हें जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड़प्पा सॉरी हड्डी की जो बनी मातृ देवी की प्रतिमा है वो आपको कहाँ से मिली है? तो उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते मानव ने जो है थोड़ा अपने आप को विकास कर लिया था, यानी कि मानव अब जो है आसपास एकजुट तरीके से रहने लगा था लोगों के साथ में मिल करके, राइट? तो ऐसे में वो जब लोगों के साथ में रहेगा तो उसमें कुछ लोगों के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। तो उन्हीं इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए, मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो पल करके बड़ा हो रहा है अपने माँ के साथ में, तो तब वो जो है क्या है, इस तरीके से जब उसकी माँ मान लीजिए अचानक से मर जाती है या देहांत हो जाता है, तो उसमें एक फीलिंग ऑफ इमोशंस जो है डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए शुरुआत में वो जो आदि मानव था, उसने हड्डी की जो है मातृ देवी की प्रतिमा बनाई। ठीक है, तो जो मदर गॉडेसेस का जो कल्चर है वो आज से नहीं है हमारे भारत में, वो बहुत ज़्यादा प्राचीनतम है आदि मानव काल से। तो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये जो है आपको वेलन नदी के पास देखने को मिलती है, जो कि इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज के नज़दीक है। ठीक है, तो ये लिखा भी है। तो आपको बेलन घाटी कहाँ देखने को मिलेगी? तो जो तहसील है वहाँ आसपास में एक लोहदा नाला करके एक साइड है। ठीक है, वहाँ पर आपको मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसे हारपून भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हम लोगों ने पैलियोलिथिक के जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है मीजोलिथिक से रिलेटेड जो है टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।